नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, हिमाचल ई टैक्सी स्कीम। ई टैक्सी खरीदने के लिए बनेगी 100 और युवाओं की लिस्ट। प्रदेश सरकार की ई टैक्सी योजना अब जल्दी ही धरातल पर उतरने वाली है। इससे संबंधित सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में उन 100 युवाओं को ई टैक्सी लेने के लिए चयनित किया गया है जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब परिवहन विभाग और 100 युवाओं का पैनल देगा, जिनका चयन पहले ही किया जा चुका है। कुल मिलाकर ऐसे 500 युवाओं को चुना जाना है जो चाहते हैं कि वे ई टैक्सी लेकर सरकार के विभागों में उनको जोड़े और सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका लाभ लें। सरकार उनको 50% सब्सिडी दे रही है और 40% राशि इनको लोन के रूप में दिला रही है, जिसकी किस्तें भी सरकार ही भरेगी। इसमें टैक्सी अटैच होने के साथ व्यक्ति को खुद चालक का काम करना होगा। 10% पैसा भी बेरोजगार युवा को देना होगा और जल्दी ही उसकी टैक्सी फ्री हो जाएगी। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द युवाओं को देने और ऐसे विभागों जहां पर जरूरत है वहां पर टैक्सियां लगाने को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम अब डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेंगे। 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को बदलकर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन ही दिए जाएंगे। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी को मंजूर कर दिया है। इसमें अब 3 पक्षीय समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए 4 अलग अलग बैंक अधिकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से यह लोन दिया जाएगा। इसमें बैंक जो लोन देगा, श्रम एवं रोजगार विभाग व गाड़ी खरीदने वाला उसमें शामिल होंगे। 50,000 रेंट पर ई टैक्सी को सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के साथ अटैच किया जाएगा। सरकार गाड़ी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा देगा। 40% राशि पर बैंक लोन होगा और 10% राशि युवाओं को खुद का शेयर देना होगा। पिछले वित्त वर्ष में बजट श्रम एवं रोजगार विभाग को नहीं मिल पाई थी, मगर इस बार राशि मंजूर हो गई है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को मिल गई है। अब वह उन युवाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका चयन इस योजना के तहत किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी योजना लाने का ऐलान किया था। बीच में चुनाव आचार संहिता लग गई, लिहाजा योजना को लागू करने में देरी हो गई। कैबिनेट मंजूरी के बाद अब इस योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। विभागीय औपचारिकताएं पूरी। परिवहन विभाग की तरफ से सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। अब मामला पूरी तरह से श्रम एवं रोजगार विभाग के हवाले है, क्योंकि वही नोडल डिपार्टमेंट है। मगर आने वाले समय में जिन विभागों, बोर्डों व निगमों से डिमांड आएगी, उसको पूरा करने के लिए परिवहन विभाग पहले युवाओं का पैनल देगा और उसी पैनल को आगे श्रम विभाग आवेदनों के लिए अधिकृत करेगा। उसमें छंटनी के बाद उनको इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। पहले चरण की योजना के बाद यह दूसरे चरण की योजना के लिए तैयारी की जा रही है।
समाचार नंबर 2, HP न्यूज। शिक्षा मंत्री का सियासी प्रहार, स्वार्थ की राजनीति कर रहे जयराम ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता अन्य राज्यों में स्वार्थ की राजनीति के लिए भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अन्य राज्यों में जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूर्व भाजपा सरकार के मुकाबले उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को हिमाचल के हितों की अनदेखी करने के बजाय राज्य सरकार के समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना करनी चाहिए। भाजपा नेताओं के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही अनाप शनाप बयानबाजी से प्रदेश की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में कई गारंटियों से भी आगे बढ़कर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर दिया है और शेष को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की गई है। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है और पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सरकार द्वारा फलों के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी की गई और बागवानों की अदायगी समयबद्ध सुनिश्चित की गई है। किसानों बागबानों के लिए योजनाएं चला रही सरकार। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों को दी जाने वाली कीटनाशक और फफूंदनाशक पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई थी। वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कॉटन की व्यवस्था आरंभ की गई है। बागवानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा विभाग में 15,000 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। समाचार नंबर 3, हिमाचल न्यूज। हिमाचल प्रदेश के 20 शिक्षण संस्थानों को 3.90 लाख की ग्रांट। हिमाचल प्रदेश के 20 शिक्षण संस्थानों के इको क्लबों को 3,90,000 रुपए की ग्रांट जारी हुई है। प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकॉस्टे की ओर से यह राशि जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और छात्रों में जागरूकता फैलाना है। ऐसे में प्रत्येक संस्थान को 19,500 से 19,500 रुपए का बजट विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी हुआ है। फर्स्ट फेज में शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। संबंधित शिक्षण संस्थानों को 30 नवंबर तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। बता दें कि प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमकॉस्टे हर वर्ष स्कूलों के इको क्लबों को भारत सरकार के माध्यम से ग्रांट जारी करता है। इस बार फर्स्ट फेज में प्रदेश के 18 सरकारी स्कूलों, 1 कॉलेज व 1 DAV शिक्षण संस्थानों को यह ग्रांट मिल पाई है। इसमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना जिला के 2-2 शिक्षण संस्थानों को जहां यह बजट जारी हुआ है, वहीं सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 1-1 शिक्षण संस्थान को यह ग्रांट जारी हुई है। इनमें बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुनहानी और औहार, चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किल्लार और बनीखेत, हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलोड़ और सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन, कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल नगरोटा बगवा और डानी, मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग और गुरुकोठा, शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरकोट और जुनगा, सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर और कन्या स्कूल सुबाथू, ऊना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोल और कोंगर, किन्नौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम, कुल्लू के DAV मनाली, लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौधंगला और सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भागनी स्कूल के इको क्लब को 19,500 से 19,500 की ग्रांट जारी हुई है। इस बजट का उपयोग स्कूल कॉलेज जागरूकता रैलियों, नारा लेखन, पौधारोपण, सफाई अभियानों और अन्य सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों के आयोजन में किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। इसमें स्थानीय स्कूल कॉलेज के अलावा युवक मंडल, महिला मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके लिए स्कूल कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और विजेता छात्रों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा।
कार्यक्रम संपन्न होने के बाद संस्थानों को हिमकॉस्टे की वेबसाइट पर गतिविधियों के फोटो सहित ऑनलाइन जानकारी अपलोड करनी होगी। कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान के अंदर ही किया जाएगा, जिसकी थीम पर्यावरण संरक्षण रहेगी। विजेता उपविजेता को इनाम। रवि शर्मा, स्टेट नोडल ऑफिसर, इको क्लब ने बताया कि प्रदेश के 20 शिक्षण संस्थानों का चयन पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के लिए फर्स्ट फेज में हुआ है। स्कूल कॉलेजों के इको क्लबों को 19,500 से 19,500 रुपए की ग्रांट जारी हुई है। संबंधित शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए पर्यावरण संरक्षण थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें छात्रों, अध्यापकों के अलावा युवक मंडल, महिला मंडल और पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी है। इसमें विजेता व उपविजेता को इनाम देकर सम्मानित भी किया जाएगा। सेकेंड फेज में दूसरे शिक्षण संस्थानों के इको क्लबों को यह राशि जारी की जाएगी। समाचार नंबर 4। हिमाचल में फल उत्पादन 6 लाख मीट्रिक टन के पार 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है बागबानी। प्रदेश सरकार के नवाचार प्रयासों से राज्य में बागबानी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है। वर्तमान में राज्य में लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागबानी गतिविधियां की जाती है, जिसमें 6.38 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है। बागबानी क्षेत्र प्रदेश के राजस्व में लगभग 4,476 करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान दे रहा है। इससे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। विगत 2 वर्षों में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप राज्य में फल उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 25,829 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन, 4,081 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन दर्ज किया गया है और 659 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 8,085 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फलों की खेती के अंतर्गत लाया गया है। प्रदेश में नर्सरियों में फलों की गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार की जा रही है। नर्सरियों में 25.12 लाख फलों के पौधे तैयार किए और 27.64 लाख से अधिक पौधे बागबानों को वितरित किए गए हैं। बागवानों को उच्च गुणवत्तायुक्त पौधे प्रदान करने के लिए 226 नर्सरियां और 160 बड़वुड बैंक हिमाचल प्रदेश फल नर्सरी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत किए गए हैं। प्रदेश में पौध संरक्षण दवाओं पर 13.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और फलदायी पौधों के संरक्षण के लिए 288.55 मीट्रिक टन दवाएं फल उत्पादकों को उपलब्ध करवाई गयी। प्रदेश के 1,195 हेक्टेयर बागवानी भूमि अब जैविक कीट नियंत्रण से लाभान्वित हो रही है और लगभग 542 बागवानों को इन विधियों में प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश के बागबानों को बागबानी की नई पद्धतियों की जानकारी देने के लिए उन्हें निरंतर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। 2 वर्षाने के दौरान 1,20,076 से अधिक बागबानों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम बागबानी तकनीकों से प्रशिक्षित किया है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 819 खरीद केंद्र स्थापित। प्रदेश में किसानों के उत्पादों को बेहतर दाम और बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत 819 खरीद केंद्र स्थापित किए गए, जिससे बागबानों से सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों की बिक्री की सुविधा मिल रही है। इस योजना से 10,753.79 लाख रुपए के 89,615.05 मीट्रिक टन सेब, 1.55 लाख रुपए के 12.90 मीट्रिक टन आम और 5.85 लाख रुपए के 50.61 मीट्रिक टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की गई। बागबानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है, जिससे राज्य के बागबानों को उनकी उपज का उचित और लाभदायक मूल्य मिल रहा है। समाचार नंबर 5। शिमला की कार लिफ्ट पार्किंग से 3 युवक चिट्टे सहित गिरफ्तार, मामला दर्ज, छानबीन शुरू। शिमला पुलिस ने लिफ्ट वाली कार पार्किंग में कार सवार 3 अंतर्राज्य ड्रग पेडलरों को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10.810 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।
सदर पुलिस थाना शिमला के पुलिसकर्मी गश्त पर लिफ्ट पार्किंग कार्ट रोड शिमला के पास मौजूद थे तो कार पार्किंग की दूसरी मंजिल पर एक कार में कुछ लोग बैठे हुए थे। पुलिस टीम ने छानबीन के दौरान कार के डैशबोर्ड के पास एक लुढ़वा हुआ नोट और आधा जला हुआ फॉयल पेपर दिखा। पुलिस ने संदेह के आधार पर कार सवार लोगों को हिरासत में लिया। कार सवार लोगों की पहचान हैप्पी ढांडा निवासी पलाही गेट मोहल्ला फगवाड़ा 33, निहाल कुमार निवासी वहमिया खुर्द GS एस्टेट मुंडिया कला पंजाब 28 और मुकेश टंडन निवासी फगवाड़ा 33 के रूप में हुई है। SP शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने चिट्टे के साथ पकड़े गए तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 6। शोंगटोंग टनल में लीकेज से बह गया NH, सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे। किन्नौर जिले के शोंगटोंग प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन रली एडिट टनल 2 से पानी लीक हो गया। इसके कारण रिकांगपियोरामपुर NH पर मलबा आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि टनल से बड़ी मात्रा में पानी आने से NH पर यातायात बंद कर दिया गया है। इसके कारण NH के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गयीं। शोंगटोंग करछम परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान कंपनी की लापरवाही के चलते कई मजदूर मौत के मुंह में समाने से बच गए। इस घटना में अब तक किसी मजदूर के हताहत होने की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी की इस बड़ी लापरवाही के चलते किन्नौर की लाइफ लाइन कही जाने वाला एकमात्र NH5 को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बता दें कि शनिवार देर शाम को 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की HRT के दोनों छोर को मिलने के लिए कार्य चल रहा था। इस दौरान HRT टनल की दूसरी और भारी मात्रा में एकत्रित पानी एक साथ एडिट 2 व एडिट 3 से बाहर निकलना शुरू हो गया। भारी मात्रा में दोनों टनलों से पानी बाहर निकलने से रल्ली के पास 2 स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को भारी नुकसान पहुंचा। शनिवार रात को रल्ली के पास NH मार्ग के बंद होने से सभी छोटे वाहनों की वैकल्पिक शिल्टी सड़क मार्ग से गुजरना गया। बता दें कि रल्ली के पास शनिवार रात को पहाड़ियों से पानी झरने की तरह सड़क पर गिरता रहा। HDM 1.5 करोड़ का नुकसान। इस मामले पर XIN NH प्राधिकरण KL सुमन ने बताया कि कंपनी के टनल से निकले पानी से रल्ली के साथ 2 स्थानों पर NH सड़क को भारी क्षति हुई है। फील्ड स्टाफ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सड़क धंसने के साथ साथ रिटर्निंग वॉल सहित क्रैश बैरियर को क्षति हुई है। प्रारंभिक तौर पर नुकसानी का अनुमानित लागत 1.5 करोड़ के करीब है। समाचार नंबर 7। छोटा भंगाल में भालू के हमले से महिला की मौत। बैजनाथ उपमंडल की छोटा भंगाल के मुल्तान के साथ लगते जंगल में घास लेने गई महिला पर एक भालू ने हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पंचायत प्रधान संजीव ठाकुर ने बताया कि उक्त महिला अपनी भूमि से सर्दियों के लिए पशुधन के लिए चारा लेने के लिए गई थी। उसके साथ उसकी बहू भी साथ थी। अचानक जब वह घास लेकर वापस आ रही थी तो घात लगाए भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मुल्तान निवासी राजो देवी पत्नी धोगरी राम गंभीर रूप से घायल हो गई। जख्मों के ताव न चाहते हुए उसकी मौत हो गई। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव को ढाक से बाहर निकाला। वन परिक्षेत्र अधिकारी पवन कुमार उक्त घटना की पुष्टि की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बैजनाथ अस्पताल लाया जा रहा है।
समाचार नंबर 8। सुंदरनगर में बस सवार युवक से पकड़ी 5.25 किलो चरस। सुंदरनगर उपमंडल के पुलिस थाना कॉलोनी के थाना प्रभारी जगत राम की अगुवाई में पुलिस टीम ने नरेश चौक के नाकाबंदी करते हुए HRTC बस सवार जम्मू कश्मीर निवासी युवक को 4 किलो 702 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ पुलिस थाना BSL कॉलोनी थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार को BSL कॉलोनी थाना कर्मियों की टीम ने नरेश चौक में नाकाबंदी के दौरान मनाली चंडीगढ़ जा रही HRTC बस को जांच के लिए रोका। चेकिंग के दौरान बस में बैठा युवक चमन लाल निवासी पलूरा डाकघर मावा जिला सांबा जम्मू और कश्मीर पुलिस को देख हड़बड़ा गया और उसके सामान की जांच करने पर सूटकेस से 4 किलो 702 ग्राम चरस बरामद की गई। DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित युवक को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। समाचार नंबर 9। CPS केस में आज सुनवाई नहीं करेगा SC। हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव मामले में अब सुनवाई की तारीख आगे बढ़ सकती है। इस मामले में पहले सोमवार को सुनवाई की बात कही जा रही थी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सूचीबद्ध 617 मामलों में CPS का मामला शामिल नहीं है। गौरतलब है कि CPS मामले में हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं एक्ट 2006 को रद्द करते हुए CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है। इस बीच भाजपा ने चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट फाइल की है। फिलहाल इस पूरे मामले में जल्द ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे इस मामले के बाद प्रदेश में दोनों पक्षों के बीच तकरार और बढ़ गई है। दरअसल जिन 6 CPS को हाई कोर्ट ने हटाया है, अब भाजपा नेता उनके साथ ही 3 अन्य विधायकों को भी बाहर करने की पैरवी कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 3 अन्य विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ अहम पद सौंप रखे हैं। भाजपा अब इस पूरे मामले में 6 की जगह 9 की गिनती कर रही है। इसका इशारा सांसद हर्ष महाजन भी कर चुके हैं। दूसरी ओर विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में नामजद भाजपा के 9 विधायकों पर भी फैसला आना है। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश में भी तनाव बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं
और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।